नमस्कार। आज तारीख है 1 फरवरी 2026 और आज भारत का बजट 2026-2027 पेश किया गया है। हमारे पास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के मुख्य अंश हैं और आज हम इन्हीं की एक-एक करके पढ़ते उधेड़ने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिला, नहीं। हम इन घोषणाओं के पीछे की जो सोच है ना, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, वो अगले 1 साल में और लंबे समय में देश को कहाँ ले जाना चाहती है और इन सब का असल में मतलब क्या है। भाषण की शुरुआत में माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती का जिक्र था, जो एक सांस्कृतिक संदर्भ देता है। और पिछले 12 सालों की आर्थिक यात्रा की भी बात हुई। स्थिरता, अनुशासन और लगभग 7% की विकास दर। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस बजट को युवा शक्ति चालित कहना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 से मिले आइडियाज शामिल करने का दावा है। चलिए देखते हैं कि ये कितना जमीनी है। और इन सब आइडियाज को आप समझिए कि एक ढांचे में पिरोने के लिए भाषण में 3 कर्तव्यों की बात की गई है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सरकार का पूरा एक्शन प्लान है और यही 3 कर्तव्य हमारी आज की बातचीत का आधार बनेंगे। पहला है आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना और टिकाऊ बनाना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना, उनकी काबिलियत को बढ़ाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे, यानी सबका साथ सबका विकास। ठीक है, क्या पहले कर्तव्य से ही शुरू करते हैं, आर्थिक विकास। भाषण में एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, रिफॉर्म एक्सप्रेस, यानी सुधारों की गाड़ी अब और तेजी से दौड़ेगी। और इस एक्सप्रेस के लिए 6 मुख्य ट्रैक चुने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। और यहीं पर एक बड़ी घोषणा है, बायोफार्मा शक्ति मिशन की। इसके लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लक्ष्य है भारत को बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। अब ये सुनने में तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये रकम सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है। भाषण में एक बात का जिक्र है कि भारत में बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। अब संक्रामक बीमारियों से ज्यादा खतरा मतलब डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियों जैसे गैर संक्रामक रोगों से है। और इनके इलाज में बायोलॉजिकल दवाएं जो जीवित कोशिकाओं से बनती हैं वो बहुत कारगर होती हैं। तो ये बायोफार्मा शक्ति मिशन सिर्फ एक औद्योगिक नीति नहीं है, ये देश की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों का सीधा जवाब है। अच्छा। ये आत्मनिर्भरता के साथ साथ हेल्थ केयर सुरक्षा की भी बात है। अच्छा, तो ये स्वास्थ्य की बदलती जरूरतों से जुड़ा है, ये एक अहम बिंदु है। इसी लाइन में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए कॉरिडोर बनाने की बात भी है। अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स का लगभग पूरा बाजार चीन के कब्जे में है। तो क्या ये सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात है या इसका कोई जियोपॉलिटिकल एंगल भी है? बिल्कुल, इसका सीधा संबंध जियोपॉलिटिक्स से है। रेयर अर्थ मिनरल्स आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं। आपके स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मिसाइल सिस्टम तक सब में इनका इस्तेमाल होता है। इन पर चीन का जो दबदबा है वो दुनिया के लिए एक रणनीतिक कमजोरी है। तो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, हाँ, तमिलनाडु भी। और तमिलनाडु में, हाँ, ये कॉरिडोर बनाना सिर्फ एक औद्योगिक नीति नहीं, बल्कि ये भारत की विदेश नीति का भी एक अहम हिस्सा है। ये दुनिया को एक वैकल्पिक, एक भरोसेमंद सप्लाई चेन देने की कोशिश में भारत को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करता है। यानी ये मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर मेड फॉर द वर्ल्ड की रणनीति का हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग में एक और दिलचस्प चीज दिखी, कपड़ा क्षेत्र। यहाँ सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि 5 उप योजनाओं का एक पूरा पैकेज है, जिसमें प्राकृतिक फाइबर से लेकर हैंडलूम तक सब शामिल है। और साथ में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी है। इसके अलावा एमएसएमईज यानी छोटे और मध्यम उद्योगों पर भी काफी जोर है। उनके लिए एक 3 तरफा रणनीति की बात हुई है। इसमें 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड और टीआरडीएस प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना शामिल है। और ये टीआरडीएस प्लेटफॉर्म ये छोटे उद्योगों के लिए एक संजीवनी जैसा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक छोटी कंपनी ने किसी बड़ी कंपनी को माल बेचा और उसका पैसा 90 दिनों के लिए अटक गया, तो वो उस बिल को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी बैंक या फाइनेंसर को थोड़े डिस्काउंट पर बेचकर तुरंत पैसा उठा सकती है। अच्छा। ये एमएसएमईज की सबसे बड़ी समस्या यानी कैश फ्लो की कमी को सीधे तौर पर हल करता है। ये तो बहुत काम की चीज है। इसी में एक और आइडिया है, कॉर्पोरेट मित्र का।
सरकार कह रही है कि वो पेशेवर संस्थानों को छोटे शहरों में पैरा प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो कम लागत पर एमएसएमईज की मदद करेंगे। ये आइडिया सुनने में तो अच्छा है, पर क्या ये जमीन पर उतर पाएगा? चुनौती तो है, लेकिन सोच अच्छी है। अक्सर छोटे व्यापारी ना कंप्लायंस के चक्कर में ही उलझे रह जाते हैं। अगर उन्हें अपने ही शहर में कम खर्च पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का असिस्टेंट मिल जाए तो उनका बहुत समय और पैसा बचेगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कागजों से निकालकर असलियत में लाने की एक कोशिश है। और फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ हमेशा की तरह बड़े बड़े आंकड़े हैं। सरकार जो लंबे समय वाली चीजों पर खर्च करती है, जैसे सड़क, पोर्ट्स वगैरह, जिसे केपेक्स भी कहते हैं, उसे 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। ये लगभग 9% की बढ़ोतरी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने 25-30% तक की छलांग देखी है। तो क्या ये माना जाए कि सरकार अब इंफ्रा पर खर्च की रफ्तार थोड़ी धीमी कर रही है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे रफ्तार में कमी की तरह नहीं, बल्कि एक तरह की मैच्योरिटी या परिपक्वता के संकेत की तरह देखना चाहिए। शुरुआती सालों में बड़े पैमाने पर निवेश के बाद अब फोकस मौजूदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और नए ज्यादा लक्षित कॉरिडोर बनाने पर है। जैसे 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग या 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स कहा गया है। अब ये क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर एक बदलाव है। मतलब हर जगह पैसा फेंकने के बजाय उन जगहों पर लगाओ जहां से सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा हो। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था के बड़े इंजनों की बात, फैक्ट्रियां, सड़कें, बंदरगाह। लेकिन इन इंजनों को चलाएगा कौन? जाहिर है देश के लोग। तो चलिए अब बजट के उस हिस्से में चलते हैं जो सीधे तौर पर लोगों की नौकरियों, उनकी स्किल्स और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा है। सही कहा। और यहीं पर बजट एक बड़ा दाव खेलता है। भाषण में कहा गया कि पिछले दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अब अगला फोकस सर्विस सेक्टर पर है। इसके लिए एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी बनाने की बात हुई है। नाम है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, और लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। 2047 तक सेवाओं के वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना। ये एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि भारत की ताकत हमेशा से सर्विस सेक्टर में रही भी है। इसमें किन खास क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है? कई नए और दिलचस्प क्षेत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य में अगले 5 सालों में 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य है। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब अहम भूमिकाएं निभाते हैं। साथ ही एक केयर इकोसिस्टम बनाने की बात है, जिसमें अगले साल ही 4.5 लाख देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये न सिर्फ देश में बुजुर्गों की देखभाल के लिए जरूरी है, बल्कि ये प्रशिक्षित लोग विदेशों में भी रोजगार पा सकते हैं। और मेडिकल टूरिज्म पर भी जोर है। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की योजना है। इसके अलावा आयुष को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन एक क्षेत्र जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है ऑरेंज इकोनॉमी। हाँ, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, AVGC। भाषण में कहा गया है कि 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। 20 लाख? 20 लाख ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। बिल्कुल। और इसके लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में। हाँ, वो AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स। एग्जैक्टली। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की बात हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ लैब बना देने से हम 20 लाख पेशेवर तैयार कर लेंगे? क्या हमारे पास इतने ट्रेन टीचर भी हैं जो ये सब सिखा सकें? ये इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं होगा। सरकार को इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलाने होंगे। ये एक लंबी दौड़ है, और इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि इन लैब्स का इस्तेमाल कैसे होता है। मतलब क्या ये सिर्फ एक और कंप्यूटर लैब बनकर रह जाती हैं, या सच में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का केंद्र बनती हैं? सही कहा। इसके अलावा पर्यटन और खेल में भी बड़ी योजनाएं हैं। 10,000 गाइडों को अपस्किल करना, इको सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स बनाना और एक बड़ा खेलो इंडिया मिशन शुरू करना। ये सब भविष्य में रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र हैं। तो हमने इकोनॉमी की बात की, नौकरियों की बात की, लेकिन सवाल ये है कि इस ग्रोथ का फायदा जमीन पर हर किसी तक कैसे पहुंचेगा? यहीं पर बजट का तीसरा और आखिरी कर्तव्य आता है, समावेशी विकास। हाँ, और यहाँ फोकस कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर शिफ्ट हो जाता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ पारंपरिक फसलों पर नहीं, बल्कि नारियल,
चंदन, काजू और कोको जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की बात है। अच्छा। नारियल के लिए तो एक अलग कोकोनट प्रमोशन स्कीम का भी प्रस्ताव है। ये कृषि में विविधीकरण की रणनीति है ताकि किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर न रहे। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। किसानों के लिए भारत विस्तार नाम का एक AI टूल लॉन्च करने का प्रस्ताव है। ये AI टूल सुनने में तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन क्या भारत का आम किसान, जिसके पास शायद स्मार्टफोन तो हो पर डिजिटल साक्षरता ना हो, वो इसे इस्तेमाल कर पाएगा? इसके अडॉप्शन की क्या चुनौती होगी? चुनौती बहुत बड़ी है। इसीलिए भाषण में कहा गया है कि ये एक बहुभाषी AI टूल होगा। इसे सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना होगा। और इसका इंटरफेस बहुत सरल होना चाहिए, शायद वॉइस कमांड पर आधारित हो। सबसे बड़ी भूमिका कृषि विज्ञान केंद्रों और एग्रीटेक स्टार्टअप्स की होगी, जिन्हें इस टेक्नोलॉजी को खेत तक पहुंचाना होगा। ये सही है। ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता के बाद अब शी मार्ट्स यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए गए प्रोडक्ट्स के लिए रिटेल आउटलेट होंगे। और ये दिलचस्प है कि ये शी मार्ट्स का विचार MSMEs के लिए कॉरपोरेट मित्र वाले विचार से कैसे जुड़ता है। एक तरफ सरकार महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स के लिए एक संगठित बाजार बना रही है और दूसरी तरफ उन्हें नियमों का पालन करने और अपना व्यापार बढ़ाने में मदद के लिए सस्ता पेशेवर समर्थन देने का रास्ता बना रही है। हाँ, ये दोनों मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग कौशल योजना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तर भारत में एक निम्हांश स्थापित करने का प्रस्ताव और पूर्वोदय यानी पूर्वी राज्यों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की बात भी है। ये सब दिखाता है कि विकास की सोच सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। तो इन सब योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब जल्दी से कुछ बड़े वित्तीय आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। सरकार ने राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को 2025-26 तक GDP के 4.5% से नीचे लाने का अपना वादा पूरा किया है और 2026-27 के लिए इसे 4.3% रखने का लक्ष्य रखा है। ये जो राजकोषीय समेकन या फिस्कल कंसोलिडेशन शब्द हम सुनते हैं ना, इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अपनी चादर देखकर पैर पसार रही है। इसे घर के बजट की तरह समझिए। अगर आपकी कमाई 100 रुपए है और आप 104.3 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये 4.3% का घाटा है। ठीक है। सरकार इसी घाटे को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि बाजार और निवेशकों में ये भरोसा जाए कि देश की आर्थिक सेहत ठीक है और सरकार बेतहाशा उधार नहीं ले रही है। और इस घाटे तो पूरा करने के लिए बाजार से 11.7 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध उधार लिया जाएगा, जबकि कुल खर्च का अनुमान 53.5 लाख करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट 3 स्तंभों पर खड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आर्थिक विकास को गति देना, सेवाओं और कौशल विकास के जरिए युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देना और लक्षित योजनाओं के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचना। बिल्कुल। योजनाओं और आवंटनों से परे ये भाषण एक बड़ी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। लेकिन एक बिंदु है जिस पर शायद सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत होगी और जिसका जिक्र भाषण में बहुत हल्के से किया गया। वो क्या है? भाषण में विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह समिति पूरे बैंकिंग क्षेत्र की यानी सरकारी बैंकों, निजी बैंकों, NBFCs सबकी एक व्यापक समीक्षा करेगी। ओहो! यह इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि सरकार को शायद ये एहसास हो रहा है कि इन सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को इनको फाइनेंस करने के लिए मौजूदा वित्तीय प्रणाली में बड़े बदलावों की जरूरत पड़ सकती है। तो असली सवाल जिस पर विचार करना चाहिए वो ये है कि यह समिति क्या सिफारिशें देगी और वो सिफारिशें आने वाले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को कैसे एक नया आकार देंगी। ये वो कहानी है जो इस बजट के बाद शुरू होगी। एक बेहतरीन सवाल कि भविष्य की ग्रोथ को फाइनेंस करने वाला पैसा आएगा कहां से और कैसे। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।